ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। One small step for man, one giant leap for mankind. 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 ने पहली बार लोगों को चांद पे लैंड कराया। अब जब 2023 में भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके मन में कभी ये सवाल आया क्या कि करीब 54 सालों में चांद पर इंसानों को ऐसा क्या मिला कि अभी भी पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी है? चांद पर सबसे बड़ी डिस्कवरी की भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने, इसे वहां पे पानी मिला। लेकिन यहाँ एक और सवाल ये आता है कि अकेले पानी मिलने से क्या हो जाएगा? चांद पर न तो सोना है, न चांदी, न हीरा, न मोती, ना ही कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक मिली है जिसके लिए ऐसे मिशंस पर अरबों खर्च किए जाते रहे। ऐसे में इस स्टोरी में तलाशेंगे इस सवाल का जवाब कि आखिर चांद पर अमेरिका से इंडिया और चीन से यूरोप तक 5 दशकों के बाद भी इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट है उन्हें पता होगा कि स्पेस में पहला सैटेलाइट 1957 में भेजा गया था। पहले सैटेलाइट के स्पेस में भेजे जाने के महज 12 सालों के भीतर इंसान ने चांद पर अपने कदम रखे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चांद पर इंसान को पहली बार भेजे जाने में करीब 50 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। यही नहीं, दरअसल एक नहीं बल्कि ऐसे 6 अपोलो के मिशन रहे जिनके जरिए इंसान को चांद पर लैंड कराया गया। लेकिन अब जो भी देश चांद पर अपना मिशन भेज रहे हैं उन देशों ने इंसानों को वहां भेजना बंद कर दिया है। इस दौर में जो हो रहा है वो 1960-1970 के आसपास जो हो रहा था उन दशकों में, उससे काफ़ी अलग है। तब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर हो रहा था। कोल्ड वॉर के दौर में मामला साइंटिफिक एडवांस से ज़्यादा ईगो का था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि तब भी डेवलप साइंस ही हो रहा था, वो भी अनइमेजिनेबल स्पीड यानी अद्भुत गति के साथ। इसी गति के साथ इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ये समझ नहीं आया कि इस अचीवमेंट का करना क्या है, इसे आगे कैसे ले जाना है। दरअसल हुआ ये कि उस समय इस तरीके की लैंडिंग का फायदा उठाने और उससे मिले रिजल्ट को आगे बढ़ाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। हालांकि फिर भी चांद से जो पत्थर जैसी कुछ चीज़ें लाई गईं, चांद से लाई गई इन चीज़ों ने काफ़ी लंबे टाइम तक वैज्ञानिकों को व्यस्त रखा। वैज्ञानिकों की ऐसी व्यस्तता के बावजूद इसका जवाब नहीं मिला कि अब आगे क्या करना है। इन्हीं सब की वजह से अपोलो के लास्ट मिशन के बाद अगले 2 दशकों तक यानी करीब 20 सालों तक चांद के मामले में एक तरीके से शांति छाई रही। फिर आया 1990 का दशक। इस दशक से नासा ने फिर से चांद पर अपने मिशन भेजने शुरू किए। चांद पर मिशन का सिलसिला बढ़ता चला गया और भारत ने भी 2014 में अपना पहला चंद्रयान मिशन चांद पर भेजा। बाकी देश भी इस दौड़ में शामिल हुए। इसी दौड़ में 2019 में भारत ने अपना दूसरा मिशन चांद पर भेजा। एक तरफ चंद्रयान 1 तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और इसी काम के लिए अब तीसरा चंद्रयान मिशन चांद के रास्ते पर है। चांद से जुड़ी इसी रेस में चीन ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेस हासिल की, वो भी उस हिस्से में जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है। अब बात करते हैं इसकी कि इंसानों को चांद पर भेजे जाने से लेकर इन तमाम मिशन से हासिल क्या हुआ। जो हासिल करने की तैयारी है उसकी बात शुरू करते हैं 1990 के दौर से। इस दौर के बाद जो दौर शुरू हुआ उसमें चांद को लेकर चीज़ें अलग तरीके से हो रही हैं। वैसे यहाँ भी मामला स्पेस रेस का है। हालांकि इस दौर में किसी पर कोल्ड वॉर वाला भूत सवार नहीं है और अब चांद पर लोगों को भेजकर अपनी ताकत दिखाने के बजाय कोशिश ये हो रही है कि चांद पे चीज़ें जो मौजूद हैं उसे साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। इसमें सबसे बड़ी कोशिश ये है कि चांद को एक लॉन्च पैड के तौर पर डेवलप किया जा सके। चांद को लॉन्च पैड की तरह इस तरीके से देखा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके बाकी के अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में मदद ली जा सकती है। दरअसल चांद को लॉन्च पैड बनाने के पीछे का वैज्ञानिक ये तर्क दे रहे हैं कि चांद पर ग्रेविटी का हाल धरती के जैसा नहीं है। ऐसे में अगर भविष्य में चांद से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो पूरी संभावना होगी कि धरती की तुलना में वो अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक चले जाएंगे। हालांकि ये अभी बहुत दूर का सपना है, क्योंकि चांद से रॉकेट लॉन्च करने के लिए जिस तरीके के लॉजिस्टिक्स की दरकार होगी वो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि चांद को लॉन्च पैड बनाने की बात आखिर कितनी दूर की कौड़ी है। आइए इसका जवाब तलाशते हैं। तो चांद को लॉन्च पैड बनाने के लिए चांद पे परमानेंट फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, परमानेंट लेबोरेटरी भी बनानी पड़ेगी और परमानेंट लॉन्च स्टेशन बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए धरती से वहाँ उस तरीके की चीज़ें ले जाने की दरकार होगी जो ऐसी फैसिलिटीज़ को बनाने और इनकी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ऊपर से इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में फ़िलहाल इस आइडिया पर काम किया जा रहा है कि चांद पर जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें संभावनाएँ तलाशी जाएँ और इस तरीके की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में चांद पर मौजूद चीज़ों को
यूज़ किया जाए। अब बात यह है कि वहाँ मौजूद चीज़ें कितनी काम आ सकती हैं। ऐसी सोच के जरिए एम्बिशन ये है कि वहाँ इस तरीके की फैसिलिटी और लॉन्च पैड्स तैयार करके इंसान को अंतरिक्ष में धरती की तुलना में और दूर तक आसानी से भेजा जा सके। और पहले की तुलना में ह्यूमैनिटी के पास एक एडवांटेज ये है कि अभी इस पर काम करने के लिए पहले की तुलना में बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत एनर्जी सोर्स की है। जैसा कि अभी तक का मामला आपको पता है कि चांद पर कोई एनर्जी सोर्स नहीं मिला। ऐसे में अभी एक सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि चांद तक सारा फ्यूल क्या धरती से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ता है तो ये फिजिबल साउंड नहीं करता। बट यहाँ भी एक बड़ी फिजिबिलिटी पैदा करने वाला फैक्टर है चांद पे मौजूद पानी। और इसमें भी भारत के लिए गौरव की बात यह है कि ये डिस्कवरी 2014 में चांद पर गया चंद्रयान 1 ने की है। चांद पर जब पानी मिला तो लगा कि अगर पानी है तो वहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और अभी पूरा फोकस पानी से ज़्यादा हाइड्रोजन पर है। वैसे भी अभी इस तरीके की तकनीक भी मौजूद है जो पानी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकती है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो इसे एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी मान रहे हैं कि अगर पानी प्रचुर मात्रा में मिला है तो पानी से हाइड्रोजन बनाकर इसे एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वहाँ मौजूद फैसिलिटीज़ को ऑपरेट किए जाने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर ऐसी संभावना सच साकार होती है तो मून से डीप स्पेस मिशन का रास्ता खुलेगा। इन्हीं संभावनाओं की वजह से चांद पर जाना अब ईगो से ज़्यादा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का मामला बन गया है। और इंडिया, यूएस से लेकर चाइना और यूरोप तक इस रेस का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक पेच ये है कि जैसे ही किसी तरह के रिसोर्स की बात आती है तो सवाल ये आता है कि इसका मालिक कौन होगा। और फिर चांद पर तो ऐसे मालिकाना हक के लिए भारत तो है ही, चीन भी है। ऐसी स्थिति में चांद ही नहीं बल्कि पूरे अंतरिक्ष को लेकर इस तरीके की पॉलिसी की बात हो रही है जिसे ग्लोबल कॉमन टर्म से डिनोट किया जा सकता है। तो इस टर्म का मतलब होता है कि ऐसी किसी जगह पर किसी एक देश का हक नहीं होगा। इससे जुड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक आउटर स्पेस ट्रीटी भी है। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी एक स्पेस एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस दौरान इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड का भी हिस्सा बना। पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे के दौरान आउटर स्पेस ट्रीटी की भी खूब चर्चा हुई। दरअसल इस ट्रीटी में इस बात पर जोर दिया गया है कि अंतरिक्ष में किस तरीके के कंडक्ट को अच्छा बिहेवियर माना जाएगा। इसी आउटर स्पेस ट्रीटी से जुड़ी है एक फॉलोअप ट्रीटी जिसका नाम है मून ट्रीटी। इस ट्रीटी में बिल्कुल साफ किया गया है कि आउटर स्पेस में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इस ट्रीटी पर ज्यादातर देशों ने अपनी सहमति दे रखी है। हालांकि अमेरिका इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के डिसएग्रीमेंट के अलावा ऐसी कई और वजहें हैं जिनके कारण ये ट्रीटी अभी तक एक सेटल्ड इशू नहीं बन पाया। फिर भी इस तरीके की ट्रीटीज और पॉलिसीज कम से कम वर्क इन प्रोग्रेस तो हैं ही। और जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसने मून ट्रीटी को लेकर कई नई तरीके की बहसों को जन्म देने का काम किया है। लेकिन अगर हम उसमें गए तो ये स्टोरी भटक जाएगी। बट क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि स्पेस किसी की जागीर नहीं है। अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये होगा कि अंतरिक्ष का इस्तेमाल कॉमन स्पेस के तौर पर किया जाना है। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि भारत के चांद से जुड़े मिशन कितने सक्सेसफुल रहे हैं। इसका जवाब तलाशते हुए दिमाग में एक बात ये आएगी कि चंद्रयान 2 का टारगेट मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, लेकिन इसमें वो फेल रहा। लेकिन एक बड़ी कहावत ये है कि फेल्योर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो आप सफल होते हैं या तो आप सीखते हैं। और वैसे जब स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है तब से अमेरिका, रशिया और चीन ये महज वो 3 देश रहे हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। चंद्रयान 2 के जरिए भारत थोड़ा सा से ये अचीवमेंट मिस कर गया और इस बीच चंद्रयान 3 अपने रास्ते में है। अगर किसी को ये भारत का फेल्योर लगता है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि पूरा यूरोप हो या जापान, वो भी अभी तक इस मामले में कुछ खास नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में इजराइल का मिशन भी फेल हो गया। सऊदी अरब से जापान तक सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में फेल रहे हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफलता भी कोई अंतिम पड़ाव नहीं होगा। जैसा कि एक्सपर्ट्स बता चुके हैं, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का एक बड़ा माइलस्टोन मात्र होगा। तो इस स्टोरी को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।